हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्लोरियस स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिसिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे आपका ओम्स लॉ हो गया है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये जो जितने भी आपके टॉपिक्स हैं इनको आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। बहुत ही ज़्यादा वीडियो आपके लिए, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। इस वीडियो में आपको एक कंसेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर किया जाएगा। ओम्स लॉ आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा मैं, जिससे आपके एग्जाम में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओम्स लॉ आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, एक एक चीज़ को अच्छे से समझें। ठीक है, वीडियो को जितना शेयर करेंगे उतना ज़्यादा बच्चों के लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि मैंने आपको हर वीडियो में यही कहा है कि कोई बच्चा अभी तक अगर ट्यूशन नहीं पढ़ रहा है, उसने बिल्कुल भी कोचिंग क्लासेज या कोई भी अपना कहीं पर भी स्टडी नहीं करी है, किसी भी तरीके से स्टार्ट नहीं करी है, तो वो अपना वीडियो को देखे और अपने सारे डाउट क्या करे, क्लियर करे आसानी से। अगर फिर भी उसे कोई परेशानी होती है तो वो मुझे आसानी से बता सकता है, मैं उसके सारे डाउट क्लियर करूँगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पे अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, जिससे आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और जल्दी आपकी एग्ज़ाम डेट भी आने वाली है, एग्ज़ाम शीट आ जाएगी। ठीक है, कैसे कैसे कौन कौन से एग्ज़ाम आपके कब होंगे, तो वैसे वो वीडियो मैं अपलोड कर लूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे, आपने कल के वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि वायर्स के सिंबल, यानी जो सर्किट और सर्किट के अंदर जो हमारे एप्लियंस लगे होते हैं उनके क्या क्या सिंबल होते हैं। क्रॉस वायरिंग विदाउट जॉइनिंग, ये लिखा है आपको, देखो यहाँ पे सामने ऊपर जो टॉपिक लिखा हुआ है, वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, ये टॉपिक हमने कल क्लियर कर लिया था। बट आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ, जो आपका बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में 99% ये आता है। एक आध परसेंट ही कोई चांस होता है, अगर ये नहीं आएगा तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपका 100% आता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, सबसे पहले हम टॉपिक क्या करेंगे, ओम्स लॉ पढ़ेंगे। ओम्स लॉ देखो, मैं इसको स्लाइड को हल्का सा ऊपर कर लेता हूँ, जिससे आपको डेफिनेशन भी आसानी से दिख जाएगी। और जिन बच्चों को नोट्स बनाने हैं अपने, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो देखो ओम्स लॉ आपका होता क्या है, मैं आपको पहले थोड़ा ओरली बता देता हूँ कि ओम्स लॉ हमारा क्या होगा कि अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ कि उसकी स्थिति में, ताप की स्थिति में कोई परिवर्तन ना किया जाए, यानी कोई चीज़ अगर जहाँ रखी है वो उसी टेम्परेचर में ही रखी जाए, यानी उसी ताप पर रखी जाए, उसमें कोई भी हम बदलाव ना करें। अगर ऐसी कंडीशन अप्लाई होती है तो हम क्या करेंगे, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर। और उस कंडीशन में अगर हम किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं तो उस पर फ्लो होने वाला जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है उस पर अप्लाइड होने वाले पोटेंशियल डिफरेंस के। बात को समझ रहे हो? अब अंडरलाइन करते चलते हैं और साथों साथ आपको इसका मीनिंग बताते हुए चलते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यानी इस लॉ के अकॉर्डिंग, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इस साइड में लिखा हुआ है, यहाँ देखेंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। यानी इसका मीनिंग्स आपका क्या बैठ रहा है, इस नियम के अनुसार, यानी इस लॉ के अकॉर्डिंग, अगर आप कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी कंडक्टर के अंदर आप इलेक्ट्रिक करंट क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को क्या करेंगे, आप फ्लो करेंगे, तो उस कंडक्टर के अंदर फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उस पर अप्लाइड होने वाले पोटेंशियल डिफरेंस के। यही आपका क्या है, ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको यही पता चलता है कि आप किसी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कर रहे हैं तो वो हमेशा किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उस पर अप्लाइड होने वाले पोटेंशियल के, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कहें या पोटेंशियल कहें, मीनिंग एक ही बैठता है। ठीक है, उसके बाद आप नीचे स्लाइड को और थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब यहाँ देखेंगे हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे कि हमारा ये कैसे प्रोपोर्शनल होगा। तो हम यहाँ देखेंगे, इफ़ v इज़ पोटेंशियल डिफरेंस, v को हम क्या मान लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं। ठीक है, जो हमारे किसी कंडक्टर पर क्या किया जा रहा है, अप्लाइड किया जा रहा है, उस पर हम क्या करते हैं, कंडक्टर हमारा क्या है, उस पर हम जो करंट फ्लो करेंगे उसको हमने क्या मान लिया, कैपिटल I मान लिया। देखो डब्बे में मैंने बंद कर दिया, कैपिटल I मान लिया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जैसी कंडीशन अप्लाई कर रहा है वो कह रहा था जो करंट है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, v के, यहाँ दिखा दिया है, या v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के, क्योंकि दोनों कंडीशन सेम है। ठीक है, दोनों कंडीशन क्या है, सेम है। या तो आप I प्रोपोर्शनल टू v लिखो, I प्रोपोर्शनल टू v हमने किस कंडीशन में लिखा है, जिस कंडीशन से हम डेफिनेशन बोल रहे हैं, यानी लैंग्वेज बना रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग हमने लिखा है I प्रोपोर्शनल टू
आई प्रोपोर्शनल टू हमने लिख रखा है वी, ये देखिए डब्बे में बंद कर दिया मैंने आई प्रोपोर्शनल, और उसको हमने चेंज करके यहाँ पे क्या लिखा है वी प्रोपोर्शनल टू आई। सेम कंडीशन है, कोई फ़र्क नहीं होता, आप चाहे आई प्रोपोर्शनल टू वी लिखें या वी प्रोपोर्शनल टू आई लिखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आप नीचे देखेंगे हमने क्या करा, यहाँ से प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया, प्रोपोर्शनल मैंने क्रॉस का निशान इसलिए लगाया कि आपको समझाने के लिए, वैसे क्रॉस नहीं काटा नहीं है उसे, समझा रहा हूँ कि क्रॉस का मतलब क्या है कि हमने प्रोपोर्शनल के साइन को जब हटाया तो उसकी जगह हमने आर को यूज़ किया है, उसकी जगह हमने क्या यूज़ किया है, आर यूज़ किया है। यहाँ पे वेयर आर इज़ कांस्टेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। वेयर आर इज हमारा क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा एंड आर कॉल्ड रेसिस्टेंस। आप पीछे से लिखेंगे वेयर आर इज कांस्टेंट एंड आर कॉल्ड इज रेसिस्टेंस, यानी आर को हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस भी बोलते हैं, और ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। इसे आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। देखो ओम्स लॉ एक बार हल्का सा फटाफट से एकदम रिवीजन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ लिखा भी है मैंने, ठीक है, यहाँ देखो इंपॉर्टेंट लिखा भी है क्योंकि एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। आप क्या करेंगे ओम्स लॉ में, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर आप किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट को क्या कराते हैं, फ्लो करवाते हैं, तो उस पर फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, उस पर अप्लाइड होने वाले पोटेंशियल डिफरेंस के। देखो लैंग्वेज यहाँ पे देखिए, मैं स्लाइड ऊपर करता जा रहा हूँ और बोलते भी जा रहा हूँ। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लेते हैं, कैपिटल वी लेते हैं, और कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट आपका क्या हो, कैपिटल आई हो, तो आप अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अगर चलेंगे तो आई प्रोपोर्शनल टू आपका क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, और v प्रोपोर्शनल टू आप i भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ज़्यादातर हम v प्रोपोर्शनल टू i लेके चलते हैं, बट लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चले तो i प्रोपोर्शनल टू v होगा हमारा। तो v इज इक्वल टू हम IR कर देंगे। r मैंने आपको बता दिया है, प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के बाद हमने क्या लिखा है, r लिखा है, इसलिए हमने इसे क्या कह दिया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, क्योंकि प्रोपोर्शनल का साइन हमने हटाया, उसकी जगह ही हमने इसको लिया है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बन जाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। अब आपका बहुत ही अच्छा टॉपिक आ गया है, ये एक नंबर में 100% पूछा जाता है। वी आई ग्राफ को आप कैसे डिनोट करेंगे, तो वी आई ग्राफ आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, वी आई ग्राफ आपका क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे अब, द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड द कोरस्पॉन्डिंग करंट इज़ फाउंड टू बी अ स्ट्रेट लाइन। यानी क्या कह रहा है, ऐसा ग्राफ जो पोटेंशियल डिफरेंस और उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट लेंगे। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस के कोरस्पॉन्डिंग साइड में इलेक्ट्रिक करंट को ले लें तो उनके बीच में हमारी एक स्ट्रेट लाइन पास होके जाएगी। वो कहाँ से जाएगी, अपने ओरिजिन से जाएगी, जहाँ पे हमने कोई कंडक्टर रखा होगा। हालांकि मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, देखो छोटा सा, आपने मान लीजिए पोटेंशियल ले लिया, ये वी ले लिया, और इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड आप यहाँ पे आई ले लीजिए, ठीक है। और ये हमारा पॉइंट कंडक्टर का ये है, तो यहाँ से एक हम स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, इसको हम बोलते हैं स्लोप, स्लोप इन स्ट्रेट लाइन, या स्लोप बोल देंगे या लाइन स्ट्रेट लाइन बोल दें, ठीक है, स्लोप बोलेंगे आप इसे, ठीक है। समझ गए होंगे आप। अभी डायग्राम भी आ रहा है, थोड़ा स्लाइड पलटेंगे तो अभी आ जाएगा डायग्राम भी। दोबारा से एक बार रिपीट कर लेते हैं। वी आई ग्राफ आपका क्या होगा, देखेंगे, द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड द कोरस्पॉन्डिंग करंट इज फाउंड टू बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन फ्रॉम ओमिक कंडक्टर, यानी मेटल या ओमिक कंडक्टर आप ले सकते हैं। ओमिक कंडक्टर आपके क्या होते हैं, जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच खींचा जाता है और वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, वही आपका क्या कहलाएगा, वी आई ग्राफ कहलाता है, यानी उसे हम वी आई ग्राफ बोलेंगे। आइए ऊपर करते हैं स्लाइड को। देखिए यहाँ पे आपको डिनोट करके दिखा रखा है, देखो यहाँ पे देखो, बहुत अच्छे से समझ लें। ये आपका वी आ रहा है, देखो मैंने जैसा आपको समझाया था, आई आपका यहाँ पे आ गया है। ये आपका कोई क्या होगा, मेटल या कोई ओमिक कंडक्टर होगा। यहाँ से हमारी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुई है, देखो स्लोप और आई के बीच में बनने वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं, एंगल क्या हो जाएगा हमारा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये आपका डायग्राम है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो बिल्कुल ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया रेसिस्टेंस। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेसिस्टेंस, ठीक है। रेसिस्टेंस को आप देखेंगे, ठीक है। रेसिस्टेंस की डेफिनेशन आपकी क्या बैठेगी, देखो रेसिस्टेंस का जो काम होता है, वर्किंग होती है, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन पढ़ के फटाफट क्लियर कर लेंगे। एक नंबर का क्वेश्चन होता है रेसिस्टेंस से रिलेटेड, और अगर इसके फैक्टर पूछता है कि ये किस किस पे डिपेंड करते हैं, तो ये आपका 2 नंबर में आ जाता है, ठीक है। देखो रेसिस्टेंस आपका क्या है,
इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू ओपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, यानी कह रहा है ये कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो करंट के मार्ग में क्या करती है, बाधा उत्पन्न करती है, यानी करंट को ढंग से फ्लो होने नहीं देती है। ठीक है, यानी हमारा रेसिस्टेंस क्या करता है, करंट के मार्ग, जिस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है उसमें क्या करेगा, रुकावट पैदा करेगा। यानी अपोज करने का मतलब होता है बाधा डालना, यानी उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न यानी रुकावट पैदा करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, देखो सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें समझने वाली बात नहीं है, आप सीधे सीधे लिख सकते हैं। धारा, अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो वो लिखेंगे विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करना या बाधा उत्पन्न करना ही किसका काम क्या होता है, प्रतिरोध का होता है। और इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ चुके हैं, डेफिनेशन यहाँ सामने लिखी हुई है। देखो ऐसा यूनिट अगर हम इसकी लेके चले तो ऐसा यूनिट इसकी क्या होती है, ओम होती है। जैसा इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है और हिंदी इंग्लिश में तो लिखा है ये ओम। तो रेसिस्टेंस देखो यहाँ पे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ चलते हैं तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या लिखा था, V इज इक्वल टू आई आर। आर मैंने आपको बताया था रेसिस्टेंस होता है, तो आर इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, V अपॉन आई, जैसा कि आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो डिफाइन, उसके बाद देखो अब एक चीज़ और यहीं पे क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे हम चलेंगे, इसको डिफाइन 1 ओम को करेंगे। तो देखो रेसिस्टेंस की ऐसा यूनिट आपको पता चल गई क्या होती है, ओम होती है। अब इसको रख के देख लेते हैं, आर इज इक्वल टू आपका क्या है, V अपॉन आई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ओम किसका होगा, रेसिस्टेंस का, यानी 1 ओम आ गया। ठीक है, और V के लिए आप क्या करेंगे, वोल्ट लेंगे। चलो थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। देखो 1 ओम आपका आ गया रेसिस्टेंस के लिए, यानी ओम किसकी, रेसिस्टेंस की ऐसा यूनिट है। वोल्ट आपका आ जाएगा किसके के लिए, पोटेंशियल के लिए, कल आपको क्लियर करा था। आई के लिए आपका आता है एम्पियर। ठीक है, ये देखिए आई 1 ओम इज इक्वल टू क्या होगा, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ठीक है, आपका 1 एम्पियर हो जाएगा। अब थोड़ा स्लाइड को ऊपर करके इसको टॉपिक को क्लियर करते हैं फटाफट। हम खाली इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक ही क्लियर करेंगे, फालतू टॉपिक हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, अब 1 ओम को बात कर लेते हैं। आपको मैंने बता दिया 1 ओम इज इक्वल टू क्या होगा, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। यानी आप इससे क्या समझ रहे हैं, अगर आप किसी कंडक्टर में, ठीक है, या किसी कंडक्टर को 1 वोल्ट का क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, तो उसमें कितना करंट फ्लो होगा, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो जाएगा। या आप दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं, अगर आप यदि 1 एम्पियर का करंट किसी कंडक्टर के अंदर फ्लो हो रहा है, कब, जब हमने उस पर क्या किया है, 1 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाइड किया है। देखो यहाँ लिखा हुआ है 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर ऑन अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट अक्रॉस इट, देन रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज 1 ओम। यानी क्या कहेंगे आप कि यदि आपके किसी कंडक्टर में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, कब, जब आपने उसे किससे जोड़ रखा है, 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ रखा है, तो आपके उसमें कितना रेसिस्टेंस होगा, 1 ओम रेसिस्टेंस होगा। या आप दूसरी लैंग्वेज, जैसे मैंने फर्स्ट में बोला था कि अगर किसी कंडक्टर को आप 1 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाइड कर रहे हैं, तो उसमें फ्लो होने वाला आपका जो करंट होगा वो आपका कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। तो आपका रेसिस्टेंस कितना आएगा, 1 ओम आएगा। रेसिस्टेंस आपका क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बता सकता है। ठीक है, सारी उसकी हेल्प की जाए, सारी हेल्प की जाएगी उसकी, कोई दिक्कत वाली बात। ये इंसुलेटर, पुअर कंडक्टर, गुड कंडक्टर, ये आप खुद रीड कर लीजिएगा बुक से, नॉर्मल टॉपिक हैं, हम इन पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम मेन टॉपिक डिस्कस करेंगे इसमें, जो आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये आपके इतना पूछे नहीं जाते। ठीक है, बहुत ही कम चांस होते हैं इनके आने के, तो हम इन पे ज़्यादा इतना यूज़ भी नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अब आप यहाँ आगे देखेंगे फैक्टर ऑन विच इज़ रेसिस्टेंस ऑन कंडक्टर डिपेंड, यानी कह रहा है कि हम इसमें क्या करेंगे, कंडक्टर में जो रेसिस्टेंस आपका लगता है, हम लगाएंगे, तो वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, यानी कंडक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी जो रेसिस्टेंस के लिए अप्लाइड होती हैं। यहाँ पे देखेंगे द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर, यानी जो रेसिस्टेंस है वो कंडक्टर के अंदर डिफरेंट फॉलोइंग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ऑफ हम देखते हैं क्या आएगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी सबसे पहले ये डिपेंड करेगा कि कंडक्टर की लेंथ क्या है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर आर, अगर हमने ले रखा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी लेंथ के। यानी आप यहाँ से क्या समझ रहे हैं, यहाँ पे देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आप मान लीजिए आप जितना बड़ा आप वायर लेंगे,
मान लीजिए आपने यहाँ से यहाँ तक का वायर लिया, तो जितना वायर की लेंथ आप बड़ी करती जाएंगे उतना आपका रेसिस्टेंस भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी डिपेंड करेगा कि कंडक्टर की लेंथ आपकी कितनी बड़ी है। यानी जितना आपका कंडक्टर बड़ा होगा यानी लेंथ उसकी ज़्यादा होगी। लेंथ में बात कर रहा हूँ, वैसे बड़ा नहीं, मोटा मत ले लेना, लंबे की बात चल रही है यहाँ पे। यानी वायर आपका जितना पतला होगा उतना उसका रेसिस्टेंस यानी ज़्यादा होगा। तो आपका यहाँ देखोगे तो इस कंडीशन को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे लिखा है, देखो R प्रोपोर्शनल टू L, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो R प्रोपोर्शनल टू आप L ले लेंगे। फर्स्ट केस बन गया है इसका। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको बता दी है कि लेंथ पे डिपेंड करता है। और देखो नीचे से एक लाइन और लिख रखी है, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाली लाइन है ये, नोट करके आप इसे लिख सकते हैं। When the length of a wire is doubled and half, then its resistance also get doubled and half। अगर हम क्या करेंगे, रेसिस्टेंस यानी कंडक्टर की लेंथ को अगर हम डबल कर दें तो हमारा रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। और अगर हम क्या करें, वायर को या कंडक्टर की लेंथ को क्या कर दें, आधा कर दें, तो हमारा वो क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस भी क्या हो जाता है, आधा हो जाएगा। उसके बाद आप आगे हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। हम बात करेंगे इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, यानी कंडक्टर एरिया पे किस प्रकार से डिपेंड करता है। तो देखोगे यहाँ पे द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन। यानी आप मान लीजिए आपने कोई एक वायर का टुकड़ा लिया, अब वो क्या है, अकॉर्डिंग टू पहली वायर के क्या है, ज़्यादा थोड़ा मोटा है, ठीक है। यानी एरिया की बात आप कैसे करेंगे, एरिया में आपका लेंथ और ब्रेथ दोनों को काउंट किया जाता है। एरिया में क्या आएगा, लेंथ तो खाली लेंथ हुई, लंबाई कितनी है, बट एरियाज में आप लेंथ और ब्रेथ दोनों को लेते हो। यानी आपको 2 डायमीटर चाहिए होते हैं, 2 साइड आपको लेंगे तभी आप उसका क्या कर पाएंगे, एरिया फाइंड कर पाएंगे। क्योंकि लेंथ के साथ आपको ब्रेथ भी पता होनी चाहिए, तभी आप क्या कर पाएंगे, एरिया फाइंड कर पाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बात बनती है कि एरिया के लिए आपको जो आपने कंडक्टर लिया उसकी मोटाई और लंबाई दोनों को देखना होगा। तो अगर ऐसी कंडीशन अप्लाई होती है तो हमारा R जो है हमेशा एरिया के क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया आपका आएगा उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि अगर आप जितना एरिया बढ़ाएंगे, यानी जितना वायर आपका कंडक्टर आपको मोटा होता जाएगा उतना उसका रेसिस्टेंस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन आप समझ चुके हैं। और जितना रेसिस्टेंस आपका ज़्यादा होगा उतना ही आपका वायर पतला होगा, यानी उसका एरिया क्या होगा, कम होगा, यानी वो मोटाई में थोड़ा पतला होगा। जैसा कि नीचे यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, when the area of cross section wire is doubled then resistance is half। यानी देखो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली का मतलब होता है कि उल्टा, अगर आप एक को बढ़ाते हैं तो दूसरा ऑलरेडी ऑटोमेटिकली घट जाएगा। ठीक है, अगर आप एक चीज़ को बढ़ाएंगे तो दूसरा आपका ऑटोमेटिक घट जाएगा। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया को हम डबल कर रहे हैं तो हमारा रेसिस्टेंस क्या हो जा रहा है, सीधे सीधे आधा हो जा रहा है। और अगर हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आधा करेंगे तो रेसिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। उसके बाद हमारा आगे देखेंगे। अब उसके बाद अगर हम फर्स्ट और सेकंड दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें। यानी देखो पहला था R प्रोपोर्शनल टू L, दूसरा हमारा बन गया R प्रोपोर्शनल टू 1/A। अगर ये देखो दोनों ही क्या R के इक्वल में है तो हम दोनों इन जब को दोनों को कंबाइन करेंगे तो हम इसमें किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे आप, हम इसको किस तरीके से लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे R प्रोपोर्शनल टू L इंटू 1/A। ठीक है, तो इसको अब एग्जैक्टली रूप में लिख लीजिए, L अपॉन आपका A बन जाएगा। ये आपका बन के आगे जैसा यहाँ पे आपको दिखा रखा है। उसके बाद देखो जब आप ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो उसके बदले आपका ये रो आ जाएगा। इसको आप कुछ इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो आपका रो आ जाएगा, जो आपका क्या होगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, जो आपका क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो जाएगा। ये लिखा हुआ है देखो, वेयर रो इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी, जिसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टर की रेसिस्टिविटी भी कहते हैं। या इसका दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। इसको आप दूसरे नाम से किसके जानते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, और हिंदी मीडियम वाले से विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या है ये, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे और अगला वाला देखेंगे। इसका थर्ड वो क्या है, 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। थर्ड वाला आपका है, इसमें कह रहे हैं नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, यानी हमारा कंडक्टर किस मटेरियल का है, यानी किससे बना हुआ है, उस पर भी ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, यानी मटेरियल का नेचर कैसा है, ऑफ विच इट्स मेड, और वो किससे बना हुआ है। सम मटेरियल हैव लो रेसिस्टेंस वेयर हैज़ अदर हैव हाई
रेसिस्टेंस, यानी कह रहा है कुछ मटेरियल्स हमारे ऐसे होते हैं जिनका रेसिस्टेंस काफ़ी कम होता है और कुछ मटेरियल्स या मेटल्स कह सकते हैं आपके क्या होते हैं, हैवी हाई रेसिस्टेंस को फॉलो करते हैं। ठीक है, रेसिस्टिविटी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई इतना ज़्यादा खास टॉपिक नहीं है। ठीक है, अब हमारा मेन टॉपिक आ गया है रेसिस्टेंस इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको ध्यान से समझ लेंगे, पूरा इसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे, अभी कुछ समझा दिया जाएगा आपको क्या क्या करना है आपको इसमें। यहाँ देखेंगे रेसिस्टेंस इन सीरीज़, थोड़ा वाटर ड्रॉप गिर गई थी उस वजह से थोड़ा स्याही इसकी हट गई है। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है व्हेन टू और मोर रेसिस्टर्स, यानी दो या दो से ज़्यादा रेसिस्टर्स को अगर हम एंड टू एंड कनेक्ट करेंगे, देखो यहाँ लिखा है एंड टू एंड टू मोर रेसिस्टर्स, जब दो या दो से ज़्यादा रेसिस्टर को हम एंड टू एंड कनेक्ट कर देते हैं एक दूसरे से ईच अदर, देन दे सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज़, तो हम कह सकते हैं हमने इनको किस में जोड़ दिया है, सीरीज़ में जोड़ दिया है। ठीक है, यानी आप दोबारा से समझेंगे कि जब आप क्या करेंगे, दो या दो से ज़्यादा रेसिस्टर्स को आपस में इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि वो एंड टू एंड क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाएं, तो इस कॉम्बिनेशन को यानी इस सीरीज़ को, इस कनेक्शन को आप क्या कहेंगे, इस कनेक्शन को आप कहेंगे सीरीज़ कनेक्शन या सीरीज़ कॉम्बिनेशन। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर करते हैं, डायग्राम को क्लियर करते हैं। देखेंगे यहाँ पे सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आप क्या देखेंगे, सबसे पहले तो फर्स्ट आप देखेंगे बैटरी को, बैटरी हमने लगा रखी है, उसके बाद आपका स्विच आएगा, उसके बाद जो करंट है आपका इस पूरे में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको मैं बता दूं सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जितने भी आपके अप्लायंस लगाए जाते हैं वो एक सीरीज़ में लगाए जाते हैं और उसमें फ्लो होने वाला करंट क्या होगा, आपका सब में इक्वल बढ़ता है, यानी सब में क्या जाएगा, बराबर करंट जाएगा, ऐसा नहीं है एक में ज़्यादा और एक में कम। ठीक है, इसमें यही चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, वही चीज़ आपको थोड़ी ध्यान रखनी है कि जो फ्लो होने वाला करंट है वो क्या है, सब में इक्वल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देखेंगे मैंने वोल्टेज का सिंबल आपको दिखा दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे रेसिस्टेंस कुछ इस तरीके से जोड़ने हैं। देखो मैं यहाँ हल्का ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर हम इसे हटा देंगे भी। इस तरीके से आपने रेसिस्टेंस जोड़ने हैं इसमें, ये इस तरीके से। फिर यहाँ पे आप अमीटर को लगा देंगे जो किसके करंट को मेज़र करने के काम आएगा कि कितना करंट हमारा इसमें फ़्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ वोल्टेज, ये आपका वोल्टेज का लग यानी पोटेंशियल लग गया यहाँ पे, की हमने की लगा दिया, यहाँ करंट फ्लो हो रहा है, हमें पता चल रहा है करंट की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन को हमने ये दिखा रखा है कि करंट हमारा इस तरफ भाग रहा है। उसके बाद आपने देखा मैंने यहाँ कॉम्बिनेशन लगा दिया है, ये फर्स्ट वाला आपका R1 हो जाएगा, सेकंड वाला आपका R2 हो जाएगा, थर्ड वाला आपका R3 हो जाएगा। एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, जब हमने इसे बैटरी से कनेक्ट कर रहा है यानी वोल्टेज हम इसमें दे रहे हैं, तो वोल्टेज के लिए आपका वोल्ट मीटर का यूज़ किया जाएगा जो तीनों रेसिस्टेंस के को लॉक करके रखेगा और तीनों रेसिस्टेंस में पता करेगा कि हमारा इसमें करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, करंट गैल्वेनोमीटर हमें बताता है कि कितनी वोल्टेज इसके अंदर आ रही है। इस चीज़ का मैंने आपको क्लियर कर दिया था, वोल्टेज का आपको तभी पता चल पाएगा जब आपका उसमें करंट फ्लो होगा तभी। ठीक है, तो आपको पता चल गया है यहाँ पे। तो उसके बाद हम थोड़ा सा क्या करते हैं, देख लेते हैं। और देखो इसमें हमने आपको बताया है कि करंट आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, करंट में आपका कोई चेंजेस नहीं होता है। यानी ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें आपका क्या हो, करंट कांस्टेंट रहे, तो वो कॉम्बिनेशन भी आपका क्या होता है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो R1 के लिए जो आपका पोटेंशियल होगा वो V1 हो जाएगा, R2 के लिए आपका V2 हो जाएगा और R3 के लिए V3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखें क्योंकि देखो इसमें करंट कांस्टेंट है, तो हमारा देखो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो V = IR होता है। अगर I को हमने कांस्टेंट रख दिया तो V तो हमारा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, V में चेंजेस आएगा और R में भी क्या आएगा, चेंजेस आएगा। यानी R = आप देखेंगे तो V/I, R = क्या हो जाएगा, V/I। तो I को अगर हमने कांस्टेंट रख दिया तो R1 में चेंज करा तो V चेंज होगा, I से इसका कोई लेना देना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के आगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गए हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इनके इसके बढ़ने से ये ज़रूर घटेगा, बट इसके बढ़ने से ये भी ज़रूर घटेगा, पर V से इसका कोई लेना देना नहीं बैठ रहा है यहाँ पे। बट अगर हम V को चेंज कर रहे हैं तो R भी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट चेंज हो जाएगा, उसमें कुछ करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रख लेना। अगर हमने I को कॉन्स्टेंट कह दिया तो समझ लो R1 और V1 में कुछ रिलेशन बन जाएगा जो डायरेक्टली का ही बनता है, यानी एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होते हैं। ये जितना वोल्टेज आप बढ़ाएंगे उतना ही आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे डायग्राम आपको पूरा क्लियर कर दिया गया। आगे आप आ गए हैं, यहाँ पे देखेंगे आपका लिखा हुआ है एन अप्लाइड पोटेंशियल वी प्रोड्यूस करंट आई इन द रेसिस्टर, यानी कह रहा है अगर हम क्या करते हैं कॉम्बिनेशन में वी पोटेंशियल प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें फ्लो होने वाला करंट हमारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, एन उसका जो रेसिस्टर के हमने अंदर फ्लो किया है। उसके बाद कह रहा है एंड R1 R2 एंड R3 कॉजिंग अ पोटेंशियल ड्रॉप V1 V2 V3 रिस्पेक्टिवली। यह कह रहा है कि जब हमारा करंट आई फ्लो हो रहा है किसी रेसिस्टर के अंदर तो R1 R2 R3 जो हमारे क्या हैं रेसिस्टर्स हैं वो क्या करेंगे, उनके कारण जो हमारा पोटेंशियल है वो भी आपका ड्रॉप हो जाएगा। किसमें ड्रॉप होने का मतलब टूट जाएगा, यानी बट जाएगा, जिसे आप कहेंगे किसमें V1 V2 और V3 में, ठीक है। थ्रो ईच रेसिस्टर, यानी हर रेसिस्टर के लिए हमारा पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, जैसा कि आपको मैंने अभी समझाया था, ठीक है। ऊपर देखेंगे, अब इसके थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे टोटल पोटेंशियल आप क्या ले लेंगे, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल की बात कर रहा है तो जितना भी हमारा पोटेंशियल होगा हम तीन सबको क्या कर देंगे, एक साथ जोड़ लेंगे। V1 V2 V3 को हम क्या कर लेंगे, एक साथ जोड़ लेंगे, जिससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। जैसे यहाँ लिखा है V इज इक्वल टू V1 V2 V3 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। V इज इक्वल टू V1 V2 V3 हो जाएगा। तो बाय ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू क्या होता है IR, ठीक है। तो V1 इज इक्वल टू IR1, ठीक है। V इज इक्वल टू क्या, V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3, ठीक है। देखो आई इसमें क्यों नहीं चेंज हो रहा है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। जब हम सर्किट का डायग्राम बनाया था रेसिस्टर को कनेक्ट करके, तो उसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका जो करंट होगा वो बिल्कुल क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, उसमें कोई भी आप चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आप देखेंगे यहाँ से इसके बाद आप देखेंगे V इज इक्वल टू क्या है, IR1 आ गया आपका, ठीक है। V इज इक्वल टू IR1, IR2 एंड IR3, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ी सी बाई मिस्टेक नोट्स में इसमें सिंबल थोड़ा चेंज नहीं करा है। यहाँ पे आप थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पे इनके बीच में आपका प्लस आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने ये जो वैल्यू रखी हैं ये V1 V2 और V3 की जगह लिखी हैं। ये कुछ इस तरीके से होगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा लिखने में थोड़ी मिस्टेक है। V इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 ऐसे लिखेंगे आप इसे, ठीक है। IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ये वाला थोड़ा सा रॉन्ग है, ये प्लस का सिंबल है, कोमास लग गए हैं उसमें, ठीक है। थोड़ा नोट कराते हुए थोड़ा उसने नहीं ध्यान करा होगा, ठीक है। तो इफ़ R इज़ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, अगर हमारा क्या हो R, अगर हमारा क्या हो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो तो V इज इक्वल टू हमारा क्या बन जाएगा, IR हो जाएगा। तो V की जगह हम क्या पुट कर देंगे, IR पुट कर देंगे। और इन सब में आपको देखो क्या दिख रहा हो कॉमन, इन सब में आपको क्या दिख रहा होगा, I कॉमन दिख रहा है। तो आपने I को कॉमन ले लिया यहाँ से, तो I से आपने I को कैंसिल कर दिया, तो R इज इक्वल टू आपका क्या बच जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये आपका क्या हो जाए, सीरीज़ कॉम्बिनेशन का पूरा कंप्लीट हो चुका है। यानी आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे और एग्ज़ाम में भी आप इजीली से कर लेंगे। अगला हमारा है क्या है, रेसिस्टर ऑफ पैरेलल। रेसिस्टर ऑफ पैरेलल में हम देखेंगे कि अगर हमारा कोई कॉम्बिनेशन देखेंगे, यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा आपको और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा क्या होता है, जो हमारा पोटेंशियल है वो आपका कांस्टेंट रहेगा, बट जो आपका करंट होता है वो आपका क्या हो जाएगा, बट जाएगा। यानी करंट जो है रेसिस्टेंस के अंदर इक्वल नहीं रहता। यानी ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें आपका क्या होगा, करंट इक्वल नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूट यानी बट जाएगा, वही कॉम्बिनेशन हमारा क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। यानी इसमें आपको पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज जो आपकी रहेगी हर एक रेसिस्टेंस के लिए इक्वल रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी को ज़्यादा किसी को कम दे दी जाए, ठीक है। आपका इसमें खाली करंट बढ़ता है, यानी हर रेसिस्टेंस के लिए आपका क्या होगा, करंट अलग अलग होगा, अदरवाइज पोटेंशियल सबके लिए क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप देखते हैं आगे इसकी बात को हम क्या कहना चाहते हैं, डेफिनेशन में आगे पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ लिखा है इन द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड्स ऑफ ऑल द रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड टू वन पॉइंट्स एंड लास्ट एंड्स थ्रो टू अदर पॉइंट्स। यानी कह रहा है कि इस कॉम्बिनेशन में जो हमारा पहला एंड्स होगा सभी रेसिस्टेंस का, उसको हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं एक पॉइंट से।
एक पॉइंट्स बोले तो मैं यहाँ समझा देता हूँ। देखो यहाँ से स्टार्ट करा हमने, एक एंड्स यहाँ से लिया, यहाँ से तीनों का एक ही है स्टार्टिंग पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है, यहीं से सारे रेजिस्टेंस को हमने कनेक्ट कर रखा है यूँ यूँ और यूँ करके, और इनका एंड्स पॉइंट में भी देखोगे यहाँ पे लास्ट में ही सब एक साथ मिल जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको कोई कॉम्बिनेशन मिलता है या होता है तो वो आपका कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन आपका होगा। समझ गए होंगे। फर्स्ट पॉइंट आपका ये है यहाँ पे जहाँ पे मैं ड्रैग कर रहा हूँ, ये देखेंगे, और लास्ट पॉइंट आपका इसका क्या होगा, ये होगा। ठीक है, यानी जिस पॉइंट से इन सबको क्या कर रखा है, करंट कनेक्ट कर रखा है, तो कनेक्ट आपका इस तरीके से हो रखे हैं, ये देखेंगे आप यहाँ पे इस तरीके से आपको इनको कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन आपका क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। यानी आप क्या कहेंगे, ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें फर्स्ट और आखिरी जितने भी हमारे रेजिस्टेंस हैं उनको हम क्या करते हैं, एक पॉइंट से क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं एंड से, तो वो हमारा क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, डायग्राम बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा चेंजेस क्या कर दिया है इसमें, जो रेजिस्टेंस है उनको इस तरीके से लगा दिया, अदरवाइज और भी कोई डायग्राम में कोई चेंजेस नहीं है। करंट की डायरेक्शन वही है, पोटेंशियल वही लगा हुआ है, एमीटर वही है, सब कुछ आपका वैसे ही लगा हुआ है। आगे देखेंगे एन अप्लाइड पोटेंशियल V, करंट I इन R1 R2 R3, ये जो आपके क्या हैं, सब रेजिस्टेंस हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा आप चीज़ को समझेंगे, I1 जो है किसके के लिए यूज़ हुआ है, R1 के लिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि खाली करंट चेंज होगा, पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। तो रेजिस्टेंस R1 के लिए हमारा I1 करंट होगा, रेजिस्टेंस R2 के लिए हमारा I2 करंट होगा, R3 के लिए हमारा I3 करंट होगा। टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल करंट हमारा हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। उसके बाद बाय ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप देखते हैं तो आपका क्या होता है, सॉरी, V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। ठीक है, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। तो V अपॉन आर जब ये हो जाएगा तो यहाँ देखेंगे और यहाँ देखेंगे, I1 इक्वल्स टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इफ़ R इज़ अ इक्वल रेजिस्टेंस, अगर हमारा R क्या है, इक्वलेंट रेजिस्टेंस है, तो I इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, VR। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू पुट कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखें तो हम क्या करेंगे, I की जगह हम वैल्यू रख देंगे VR। ये वैल्यू यहाँ सब हमने पुट कर दी है जितनी भी हमने निकाली थी। ठीक है, सब में आपको देखो यहाँ पे V कॉमन दिख रहा होगा, सब में कॉमन है V, यानी इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें तीनों से आप V को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी V है। ठीक है, इसमें आप क्या करें, V को कॉमन ले लेंगे और V से V कैंसिल आपका हो जाएगा, तो आपका यहाँ बचेगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 R2 R3। ठीक है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही आपका क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आपके ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो आपके क्लियर हो चुके हैं। अब आपके एक एक नंबर या दो नंबर में जो पूछे हुए टॉपिक हैं, कुछ बचे हैं थोड़े से, इनको भी मैं फटाफट क्लियर कर देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट आ कंडक्टर बिकम्स हॉट आफ्टर सम टाइम, यानी कह रहा है कि किसी कंडक्टर के अंदर अगर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं, तो वो कंडक्टर थोड़ी देर बाद क्या हो जाए, बिकम्स आफ्टर सम टाइम, थोड़े टाइम बाद वो क्या हो जाए, गर्म होने लग जाए, हॉट होने लगे, गर्म होने लग जाता है। इस इफेक्ट को इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस इफेक्ट को हम किस नाम से जानते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के नाम से। दोबारा समझा देता हूँ कि अगर हम क्या करेंगे, किसी कंडक्टर को या एक कंडक्टर को अगर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर पास कराते हैं, तो वो कुछ टाइम बाद क्या करेगा, आपका गर्म होने लग जाएगा। गर्म होने के कारण उसमें हमें क्या दिखाई देता है, एक इफेक्ट दिखाई देता है। उसी इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, इफेक्ट मतलब कोई प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव को या इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, देखो लिखा है हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इज गिवन बाय द फॉर्मूला। अगर हम हीट की बात करें तो उसे हम निम्न जो डिफरेंट फार्मूलाज हैं उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं, जो दिए हुए फार्मूलाज हैं हमारे, तो H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT होता है।
ठीक है। H इज इक्वल टू वी आई टी होगा, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी बी, हमारा ये 3 फॉर्मूले हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के। जिस तरीके से आपको न्यूमेरिकल में पूछता है तो उस तरीके से आप इनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी फॉर्मूला आपका आ सकता है, आर की वैल्यू दी हो, आई की वैल्यू दी हो, टी की वैल्यू दी हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर वी आई टी यानी वी और आई दिया हो और टी दिया हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर वी और आर और टी दिया हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, साइड में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। ये सब ओम्स लॉ का कमाल होता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम इनको करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो V इज इक्वल टू आई आर हो गया। तो आई आर हमने आई को तोड़ लिया, आई आर की जगह हम क्या वी पुट कर देंगे तो यहाँ पे वी आई टी हो जाएगा। तो यहाँ पे H इज इक्वल टू वी इंटू वी अपॉन आर, क्यों आई की जगह हमने क्या रख दिया वी आर रख दिया, तो आई की जगह यहाँ जब वी आर रखा तो वी अपॉन आर यहाँ आ गया, तो ये वी स्क्वायर अपॉन आर टी बन गया। इस तरीके से आप फॉर्मूला बना लेंगे, ठीक है। अब बहुत ही अच्छा टॉपिक आ गया इलेक्ट्रिक पावर, इसे तो आप बिल्कुल इम्पोर्टेंट डाल लीजिए, आपका क्या है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ सर्किट पर यूनिट टाइम, यानी किसी सर्किट द्वारा इलेक्ट्रिक एनर्जी को जितना कंज्यूम्ड किया जाता है, इलेक्ट्रिक पावर हमारा क्या होगा, इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ, कह रहा है इट इज़ डिफाइंड एट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ सर्किट पर यूनिट टाइम, यानी एक सर्किट में हमारी एक यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कंज्यूम्ड हो जाएगी, वही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पावर कहलाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया होगा आपका, नहीं होगा तो फिर भी आप बता सकते हैं, मैं दोबारा क्लियर कर दूंगा। देखो एक बार फिर बता देता हूँ कि किसी भी सर्किट के अंदर हमारी पर यूनिट टाइम के हिसाब से जितनी हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड होती है वही हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पावर कहलाएगा। तो ऐसा यूनिट पावर की क्या होती है, वॉट होती है। देखो कंफ्यूज मत होना, पावर की जो ऐसा यूनिट होती है वो आपकी वॉट होती है, WATT, ठीक है। और पोटेंशियल की जो ऐसा यूनिट होती है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है, पोटेंशियल की जो ऐसा यूनिट होती है वो आपकी वोल्ट होती है। इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखें, वॉट और वोल्ट में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखेंगे इफ़, आप इसके बाद यहाँ देखेंगे इफ़ W बी द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, अगर हमारी W जो है जितनी हमारी एनर्जी कंज्यूम्ड हुई है उसको हमने मान रखा है कि अमाउंट ऑफ मतलब कंज्यूम्ड हुई एनर्जी की हमारी क्या है, अमाउंट है। तो हम एक सर्किट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वह कितने टाइम में क्या हुई है, कंज्यूम्ड हुई है, T सेकंड में। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन T हो जाएगा। P बराबर हमारा क्या हो जाएगा, W अपॉन T हो जाएगा। P बराबर W अपॉन क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। समझ रहे होंगे आप अच्छे से। तो अब आप यहाँ देखेंगे जब हमने पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या लिखा था, W अपॉन Q लिखा था, तो यहाँ पे W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QV लिख लें या VQ लिख लें। थोड़ा सा कर लेते हैं दोबारा से। V इज इक्वल टू हमने लिखा था W अपॉन Q, तो यहाँ पे W इज इक्वल टू हो जाएगा VQ, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हमने यहाँ पे W की जगह VQ वैल्यू पुट कर दिया, P इज इक्वल टू VQ अपॉन T हो गया, ये लिखा है मैंने यहाँ पे। तो P इज इक्वल टू VIT, P इज इक्वल टू VIT अपॉन T से T को आपने कैंसिल करा तो P इज इक्वल टू VI बन के आ गया, I इज इक्वल टू Q अपॉन T से। फिर उसके बाद आप यहाँ देखेंगे P इज इक्वल टू VI और P इज इक्वल टू IR, जब V की जगह हमने IR रखा तो P इज इक्वल टू I स्क्वायर R बन गया। इसलिए आपके ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। इसमें अब ऐसा कुछ भी नहीं है और नीचे वाले जो क्वेश्चन आपको सारे मैं करवा चुका हूँ, इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है। थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन को भी याद कर लें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि ऐसी डिवाइस का नाम बताइए जो पोटेंशियल डिफरेंस को कंडक्टर के अंदर मेंटेन करके रखता है, हमारा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक सेल एंड बैटरी। ये आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने इतनी बात करनी थी, यही हमारा टॉपिक था। आज हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को पूरा क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। इसमें अब आपका कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको एग्जाम में समझ में ना आए। अगर फिर भी आपको कोई परेशानी या दिक्कत है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दीजिए करिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।